भाग 71। उसकी बात सुन अभिमन्यु झट से उठकर बैठ गया और संजीदगी से बोला, कैसे छोड़ दूं? रायमा दोस्त है मेरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। They will have to regret। इतना बोल वो लेट गया और लाइट बंद कर लेता है। निशा भी चुपचाप लेट गई। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। निशा बस हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। उधर रायमा और पार्थ भी सो चुके थे, लेकिन अब पार्थ और अभिमन्यु सहगल परिवार का सोना हराम करने वाले थे। कुछ दिन बाद निशा रोजाना अभिमन्यु के साथ एक्सरसाइज करती और फिर ट्रेनिंग सेंटर जाती और पूरी इस रूटीन के बीच अभिमन्यु उसे छेड़ता रहता। वही रायमा भी अब तक उभर चुकी थी। उसकी और निशा की रोजाना बात होती थी कॉल पे। रायमा ने निशा को उसके पूर्वी होने का सच नहीं बताया था, लेकिन अभिमन्यु और पार्थ अभी भी वैसे के वैसे ही थे। इधर शीतल अपार्टमेंट्स में रायमा और पार्थ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पार्थ ने कहा, रिम्स, तुम घर पे बोर हो जाती हो, सो तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? रायमा ने कहा, क्या करूं पार्थ, मैं भी बैठी बैठी यही सोच रही थी कल, बट आई एम क्लूलेस। पार्थ ने कहा, Why don't you join our business? रायमा ने हंसकर कहा, नो वे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बिजनेस में। सो क्या करना चाहती हो? पार्थ, मैं ना हमेशा से चाहती थी कि मैं डांसर बनूं, बट मिस्टर और मिसेस सहगल ने ये करने नहीं दिया और कहते थे कि हम हाई क्लास लोग हैं, तो हम ये नहीं कर सकते, इससे हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा। इस कारण मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। आई वॉन्ट टू ज्वाइन क्लासिकल डांस क्लासेस। पार्थ ने खुश होकर कहा, दैट्स ग्रेट, तुम देख लो तुम कौन सी डांस एकेडमी में जाना चाहती हो, मैं एडमिशन करवा दूंगा। रायमा ने फिर नजरें झुकाकर कहा, लेकिन पैसे? पार्थ ने कहा, उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा दोस्त इतना काबिल है कि तुम्हारा खर्चा उठा सके। इतना बोल वो उठकर कमरे में अपना फोन लेने चला गया, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो अब ऑफिस जाने वाला था। उसकी बात सुन रायमा की आंखों में नमी तैर गई। वो अपनी चेयर से उठी और जाकर पार्थ के गले लग गई। पार्थ पहले चौंक गया, लेकिन बाद में मुस्कुराकर उसका सिर सहला देता है। रायमा ने कहा, थैंक यू। किस लिए? रायमा उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, फॉर बीइंग विथ मी। मेरे कारण तुम्हारे फैमिली से सारे रिलेशंस खराब हो गए, बट स्टिल यू सपोर्टेड मी। थैंक यू सो मच पार्थ। पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, चुप करो, वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना बोल वो उसके माथे पर हल्के से चूमकर चला गया। रायमा बस मुस्कुरा दी। उधर गायत्री भवन में आज निशा ने छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि उसे रात से ही बुखार चढ़ा हुआ था। अभिमन्यु ने उसे रेस्ट करने को कहा था। निशा इस वक्त हॉल में बैठी गायत्री जी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सुहानी जी अंदर से आई। उन्होंने हाथ में पर्स पकड़ा हुआ था और उन्हें देख साफ दिख रहा था कि वो कहीं जा रही है। तभी बाहर से आशा जी आई। आशा जी को देख निशा मुस्कुरा दी। आशा जी ने भी गायत्री जी के पैर छूकर सीधा निशा को गले लगा लिया। आशा जी ने कहा, कैसी है तबीयत? सुहानी दीदी ने बताया कि तुम्हें बुखार चढ़ा है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, अब बेहतर है। सुहानी जी ने फिर कहा, चले आशा दीदी। निशा ने कहा, आप दोनों कहीं जा रहे हो? सुहानी जी ने कहा, मैं और आशा दीदी अपनी एक फ्रेंड अलका से मिलने जा रहे हैं। तभी गायत्री जी बोली, अरे गोविंद और अलका आ गए अमेरिका से? आशा जी ने कहा, जी माँ जी, वो कल दोपहर ही पहुंच गए थे, सोचा कि आज मिलाए। गायत्री जी ने सिर हिला दिया। वहीं निशा इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर सुहानी जी ने निशा के गाल पर हाथ रखकर कहा, निशा, आप अपना ध्यान रखिएगा। निशा ने कहा, माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? सुहानी जी ने कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं हो, खामखा तबीयत और खराब हुई तो अभी बोलेगा। निशा ने जिद करते हुए कहा, माँ प्लीज, इन्हें मैं संभाल लूंगी, बाहर जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश महसूस करूंगी। एंड शादी के बाद से आशा माँ के घर के अलावा मैं कहीं और गई भी नहीं। सुहानी जी ने फिर बोला, चलो ठीक है, जाओ जल्दी से चेंज कराओ। निशा जल्दी से ऊपर भागती है। आशा जी ने कहा, दीदी, अभी को निशा ने बदल दिया है, देखा नहीं कैसे कहा कि संभाल लूंगी? ऐसे लग रहा है जैसे निशा ही वो डोर है जो अभी को आपके और भाई साहब के नजदीक लाएगी। सुहानी जी ने सिर हिला दिया। फिर आशा जी गायत्री जी के पास बैठकर काशी की बातें करने लगी। तभी बातों बातों में गायत्री जी ने कहा, बेटा पार्थ अब कैसा है? उनकी बात सुन आशा जी के होठों की मुस्कान सिमट गई और सुहानी जी भी आशा जी के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो खुद भी सवाल करना चाहती थी, लेकिन आशा जी की तबीयत खराब होने के डर से चुप थी। आशा जी ने बिना किसी भाव के कहा, मैं नहीं जानती माँ जी, जैसा भी होगा खुशी होगा अपनी पत्नी के साथ।
गायत्री जी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैं बड़े होने के नाते बोल रही हूँ। बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना। अब अगर उसने राइमा के साथ शादी कर ही ली है तो अब उसे अपनाओ, यूं पराया भी मत करो। आखिरकार इकलौता बेटा है तुम्हारा। आशा जी ने रूंधे हुए गले से कहा, लेकिन माँ जी, उसके कारण जो आपकी और हमारी खानदान की इज्जत का हुआ, उसका क्या? गायत्री जी ने कहा, अरे तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? औलाद की खुशी से बढ़कर है क्या खानदान की इज्जत? अगर ये काम अभी करता ना तो मैं तो उसे शाबाशी देती। कम से कम अपने प्यार से पीछे तो नहीं हटा। और पार्थ के इसी काम के कारण तो हमारे अभी की जिंदगी में निशा के कदम पड़े। और आखिर में जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। शायद पार्थ की यही जोड़ी बनाई थी। आशा जी कुछ भी नहीं बोली। तभी वहां निशा आ गई। निशा को देख आशा जी और सुहानी जी जाने लगी। तभी गायत्री जी ने कहा, मेरी बात पर जरा गौर जरूर फरमाना आशा। आशा जी चुपचाप चली गई। सुहानी जी और निशा भी पीछे पीछे चली गई। निशा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने इग्नोर किया। तीनों महेश्वरी हाउस पहुंच गए थे। निशा ने महेश्वरी हाउस को बाहर से देखते हुए मन ही मन कहा, जब से मुंबई में पैर धरे हैं, मजाल है मैं किसी कॉमन घर में जाऊं। एक से बढ़कर एक है। महेश्वरी हाउस बाहर से व्हाइट कलर का था। चारों तरफ से गार्डन से वो घिरा हुआ था। तीनों अंदर गए। अंदर जाकर निशा की आंखें बड़ी हो गई। अंदर सारा इंटीरियर गोल्डन और व्हाइट कलर का था। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो कि गोविंद जी ने खुद बनाई थी। तभी सीढ़ियों से हरे रंग की डिजाइनर साड़ी पहने, चेहरे पर चमक लिए एक 45 साल की औरत उनके सामने आई। उन्हें देख सुहानी जी और आशा जी के होठों पर लंबी मुस्कान आ गई। दोनों उनके गले लग गए। दोनों उससे अलग हुए। निशा तो बस उन्हें देख ही रही थी। आशा जी ने कहा, कैसी हो अलका? तो ये थी अलका महेश्वरी, गोविंद महेश्वरी जी की पत्नी और एक जानी मानी सोशल वर्कर। इनके न्याय के चर्चे तो पूरे मुंबई में मशहूर है। अलका जी ने मुस्कुराकर कहा, एकदम बढ़िया। तभी उनकी नजर निशा पर पड़ी। उसे देख वो बोली, ये कौन है? सुहानी जी ने उसका परिचय कराते हुए कहा, अलका, ये मेरी बहू है निशा। अलका जी ने सवालिया नजरों के साथ कहा, लेकिन राइमा? आशा जी ने कहा, वो पार्थ की पत्नी है। अलका जी चौंक गई। वो चौंक कर बोली, हे भाई, मेरे अमेरिका जाने के बाद क्या क्या हो गया? पहले तो सुहानी सॉरी, मैं तेरे बेटे की शादी में ना आ सकी। मुझे बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में इंदौर जाना पड़ गया था। तू तो जानती ही है, मैं कभी यहाँ तो कभी वहां। लेकिन मैं शादी में नहीं आई तो क्या हुआ? हुआ क्या वहां? सुहानी जी ने कहा, क्या नहीं हुआ ये पूछो। खैर, आराम से बैठकर बताते हैं। अलका जी सिर हिला देती है। फिर सभी हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। निशा तो नजरें घुमा घुमा कर बस घर को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे पेंटिंग्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इधर सुहानी जी और आशा जी फिर अलका जी को सारी बातें बता देती है। सब सुनकर अलका जी हैरान थी और बोली, हे भगवान, इतना सब हो गया, कैसे मैनेज किया तुम लोगों ने? आशा जी ने कहा, बस पूछो मत, वो तो भला हो निशा का जिसने घर की इज्जत बनाई रखी। अलका जी ने सिर हिला दिया। 2 घंटों बाद वो वहां से चले गए। आशा जी ओबेरॉय मेंशन और सुहानी जी और निशा गायत्री भवन। कहानी में अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 72। निशा पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने नजरें फोन पर की तो पाया कि राइमा का कॉल है। उसने झट से उसकी कॉल उठाई। राइमा, हेलो निशा। निशा, हाय राइमा, क्या बात है? काफी खुश लग रही हो। बात ही ऐसी है। राइमा फिर उसके और पार्थ के बीच हुई सुबह डांस क्लासेस की बात बताने लगी। निशा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, फाइनली अपना सपना कर पाऊंगी पूरा। निशा, राइमा निशा के कहने पर थोड़ी सी उदास महसूस कर पा रही थी। राइमा, क्या बात है निशा, मैंने कहीं तुम्हें पढ़ते हुए डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? निशा, हाँ बिल्कुल नहीं। इसके बाद दोनों ने कुछ देर बात की और फिर राइमा अपना कुछ काम करने का बोलकर फोन रखने लगी। निशा ने ओके बोल दिया। तभी उसे कॉल के बीच में दीक्षांत जी का कॉल आने लगा तो उसने राइमा की कॉल कट कर दी
और दीक्षांत से बात करने लगी। आधा घंटा दीक्षांत से बात करने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव और ज्यादा उभर आए, क्योंकि कॉल असल में माधवी जी ने की थी। दीक्षांत को दोपहर में हार्ट अटैक आया था। उसे उन्होंने जल्द से जल्द पंजाब बुलाया था। निशा घबराहट और परेशानी के कारण इधर से उधर चले जा रही थी। तभी कमरे में अभिमन्यु एंटर हुआ। निशा की क्योंकि आज तबीयत खराब थी तो वो जल्दी घर आ गया था, लेकिन जब उसने निशा को इस तरह पाया तो वो परेशान होकर बोला, मिसेस मित्तल, क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? निशा उसकी बात सुन ध्यान देती है कि अभिमन्यु आ चुका है, क्योंकि अपनी परेशानी के चलते उसे होश ही नहीं रहा इस बात का। उसने परेशान होकर कहा, अभी माँ का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अभी पंजाब के लिए निकलना होगा। अभिमन्यु भी उसकी बात सुन परेशान हो गया। उसने कहा, अरे तो यहाँ वहां टहल क्यों रही हो? पैकिंग करिए, मैं अभी हम दोनों के लिए टिकट बुक करता हूँ। इतना बोल उसने अपना फोन निकाला। तभी निशा ने सवालिया लहजे से कहा, मैं जाऊं? उसका ये अजीबोगरीब सवाल सुन अभिमन्यु उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोला, क्यों नहीं जाना चाहिए? निशा बोली, लेकिन घर। अभिमन्यु बोला, दैट्स माई हेडेक, तुम पैकिंग करो। नहीं, एक काम करो, वो भी छोड़ो, ऐसे ही चलो, हम लोग हमारी चॉपर से ही चलते हैं। मैं अभी उन्हें चॉपर तैयार करने का कह देता हूँ। निशा, ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आई। निशा भागकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक कुर्ता साथ में जीन्स पहनकर बाहर आई। उसने अपना मंगलसूत्र और सिंदूर दोनों ही उतारा हुआ था। अभिमन्यु ने भी चॉपर रेडी करने का कह दिया था और घर वालों को भी सारी सिचुएशन समझा दी थी। अब दोनों निकल गए एयरपोर्ट के लिए। वहां चॉपर में बैठकर दोनों लुधियाना के लिए निकल गए, क्योंकि संगरूर में एयरपोर्ट नहीं था और लुधियाना एयरपोर्ट सबसे पास पड़ता था। वहां से वो दोनों फिर संगरूर के लिए बाय रोड जाने वाले थे, जिसकी सारी तैयारी अभिमन्यु ने करवा दी थी। कुछ घंटों में दोनों लुधियाना एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अब दोनों संगरूर की तरफ जा रहे थे। अभी उन्हें 2 घंटे और लगने थे और निशा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे न जाने अजित के कितने ही कॉल्स आए, लेकिन उसने एक भी नहीं उठाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई ऐसी खबर ना आ जाए जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। निशा ने हॉस्पिटल का नाम पहले ही पूछ रखा था। वो लोग आसानी से संगरूर में एंटर करते हैं। वहां पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर निशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़कर कहा, पापा ठीक होंगे ना? अभिमन्यु ने उसका हाथ थामकर कहा, बिल्कुल, बी स्ट्रॉन्ग। दोनों फिर अंदर चले गए। अंदर जाकर जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचे, निशा ने कहा, दीक्षांत। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आई, दी। आवाज सुनकर निशा झट से पीछे मुड़ी। उसने पाया कि वहां दिशा खड़ी है। दिशा आगे बढ़कर झट से निशा के गले लग गई। निशा ने अभिमन्यु का हाथ छोड़ दिया था। उसने दिशा का सिर सहलाया और कहा, कैसी है? दिशा उससे अलग हुई और बोली, ठीक हो, आप कैसे हो? निशा ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके कहा, पापा कैसे हैं? दिशा ने कहा, अब वो आउट ऑफ डेंजर है, पर ये कौन है? उसने अपना सवाल अभिमन्यु की तरफ देखते हुए पूछा। दिशा अभिमन्यु को बड़े ही प्यार से देख रही थी। अभिमन्यु उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। उसकी आंखों में अपने लिए आकर्षण अभिमन्यु पहचान चुका था। वो बोलने ही वाला था कि निशा बोल पड़ी, मेरे बॉस। दिशा निशा को असमंजस में देखने लगी, क्योंकि बॉस उसके साथ उसकी फैमिली के लिए। निशा ने बात को संभाल कर कहा, वो असल में ये भी यहीं आ रहे थे, मतलब चंडीगढ़ वाली ब्रांच में जाने वाले थे। तो जब इन्हें मेरी सिचुएशन का पता चला तो मुझे अपने साथ ही ले आए। दिशा ने कहा, ओ, पर आप अजित भाई को तो बता देते, वो भी आ रहे थे। निशा ने कहा, उसको छोड़, तू मुझे पापा के पास लेकर चल। दिशा सिर हिलाकर उन दोनों को ले चलती है दीक्षांत जी के वार्ड में। वार्ड के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि माधवी जी दीक्षांत जी के वार्ड के अंदर ही थी। साथ में एक आदमी और औरत भी थे। दीक्षांत जी होश में थे। वो आदमी उन्हें अपना ख्याल रखने का कह रहे थे। उनके अंदर आते ही सभी की नजरें उन तीनों पर चली गई। निशा को देखते ही तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई। माधवी जी आगे बढ़ी और उन्होंने उसे गले लगा लिया। निशा ने भी उन्हें गले लगा लिया। माधवी जी ने उसका माथा चूमकर कहा, मेरी बच्ची कितनी पतली हो गई है, मुंबई में कुछ खाने को नहीं मिलता? तभी पीछे से वो औरत उठी और बोली, मिलता तो होगा, पर बच्चे खाते कहाँ हैं? अजित अभी लापरवाह है। ये थी अजित की मम्मी हरप्रीत कौर और वो आदमी अजित के पापा वीरेंद्र सिंह। माधवी जी उनकी बात पर सहमति जता देती है। अभिमन्यु सभी को मुख दर्शन की तरह देख रहा था। निशा अब हरप्रीत जी और वीरेंद्र जी को सत श्री अकाल कहती है और फिर दीक्षांत जी के पास बैठते हुए बोली, बहुत अच्छा बहाना नहीं ढूंढ लिया आपने मुझे बुलाने का? दीक्षांत जी के होठों पर कमजोर सी मुस्कान आ गई। वो बोले, तूने वैसे कौन सा आ जाना था? निशा ने हल्की नाराजगी से बोला, पापा। तभी हरप्रीत जिनकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो कि दिशा के पीछे खड़ा था,
हरप्रीत जी बोली, ये कौन है? कहानी में अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 73। तभी हरप्रीत, जिनकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो कि दिशा के पीछे खड़ा था। हरप्रीत जी बोली, ये कौन है? उनका सवाल सुन सभी अभिमन्यु की तरफ देखने लगते हैं। दिशा बोली, ये दी के बॉस है, ये चंडीगढ़ वाली ब्रांच में जाने वाले थे और दी इन्हीं के साथ आई है। सभी ने अभिमन्यु को ग्रीट किया तो अभिमन्यु ने आगे बढ़कर माधवी जी, दीक्षांत जी, वीरेंद्र जी और हरप्रीत जी के पैर छुए। फिर दीक्षांत जी के पास जाकर कहा, कैसे हैं आप मिस्टर सूद? मिसेस मित्तल काफी घबरा गई थी। उसके मिसेस मित्तल कहते ही सभी सिवाय निशा के एक ही सुर में नासमझी से बोले, मिसेस मित्तल? निशा भी काफी घबरा गई। अभिमन्यु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। निशा ने तभी बात को संभालते हुए कहा, इनके कहने का मतलब है इनकी मॉम, वो भी इन्हीं के साथ कंपनी हैंडल करती है, तो असल में मुझे परेशान और घबराया हुआ देखकर वो भी घबरा गई, और जब मुझे माँ ने बताया उस वक्त मैं उन्हीं के साथ थी। सभी ने सिर हिला दिया और उसकी बात का आसानी से यकीन कर लिया, लेकिन दीक्षांत जी अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट भांप चुके थे। लेकिन दीक्षांत जी ने निशा को इसका एहसास नहीं होने दिया। दीक्षांत जी ने फिर अभिमन्यु से पूछा, बेटा मेरी बेटी काम करने में कैसी है, कोई कमी? अभिमन्यु अब बिल्कुल प्रोफेशनल होकर बोला, नॉट एट ऑल मिस्टर सूद, मिस सूद इज परफेक्ट इन हर वर्क। जैसा काम ये कर सकती है, आई डोंट थिंक कि कोई और एम्प्लॉय ये काम कर सकता है। आप काफी लकी है जो आप इनके पिता है। आई अश्योर यू, आपकी बेटी ऊंचाइयों को छुएगी। अभिमन्यु की पूरी बात सुन वहां सभी बहुत खुश हुए। वहीं निशा तो हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने ये बात कही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सच में निशा ने उसके अंडर ही काम किया है। माधवी जी ने निशा की नजर उतार कर कहा, किसी की नजर न लगे मेरी बेटी को। अभिमन्यु वो सब कहते वक्त निशा की ओर देख रहा था और निशा की आंखें झुकी हुई थी। अभिमन्यु ने बेइंतहा कोशिश की थी कि वो अपने भाव छुपा ले, लेकिन दीक्षांत जी की अनुभवी और पैनी नजरों से वो अपने भाव नहीं छुपा सका। उसकी फीलिंग्स दीक्षांत जी ने कहीं न कहीं समझ ली थी। फिर अभिमन्यु ने कहा, मैं अब चंडीगढ़ के लिए निकलता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मिस सूद, टेक योर टाइम, यू आर ऑन अ पेड लीव। फिर वो जैसे ही वहां से निकलने के लिए कदम बढ़ाने लगा, तभी दीक्षांत जी ने कहा, बेटा। अभिमन्यु ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। दीक्षांत जी अपनी जांचती नजरों के साथ बोले, कुछ महीनों में निशा की शादी है, आना जरूर। हरप्रीत जी और वीरेंद्र जी की ओर इशारा कर बोले, ये निशा के ससुराल वाले हैं। उनकी ये बात सुन तो जैसे अभिमन्यु के साथ साथ निशा को भी झटका लगा था। निशा ने झटके से दीक्षांत जी को देखा, जिनकी नजरें अभिमन्यु को जांच रही थी। फिर उसने अभिमन्यु की ओर देखा, जो खुद उसे चौंके हुए भावों के साथ देख रहा था। दीक्षांत जी की नजरों ने तो दोनों को ही भाप लिया था। तभी दीक्षांत जी ने फिर कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, निशा की शादी के रिलेटेड, और मैं जानता हूँ वो बात निशा खुद नहीं करेगी। दीक्षांत जी ने कहा, नाम क्या है बेटा? अभिमन्यु अपने गुस्से को दबाकर बोला, अभिमन्यु मित्तल। दीक्षांत जी ने सिर हिला दिया। दीक्षांत जी बोले, मेरी बेटी कैसी है? अभिमन्यु का अब सिर चकराने वाला था, क्योंकि एक तो दीक्षांत जी हॉस्पिटल बेड पर है और वो ऐसे सवाल कर रहे हैं। अभिमन्यु ने फिर भी बिना किसी सवाल के कहा, हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है। दीक्षांत जी ने तभी उसे टोक दिया और कहा, ये उसका काम है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसी लगती है? अभिमन्यु असमंजस में बोला, मैं समझा नहीं। दीक्षांत जी ने सीधा सीधा कहा, पसंद करते हो मेरी बेटी को? उनका सवाल सुन तो अभिमन्यु स्टूल से गिरने वाला था। वो उन्हें हैरानी से देख रहा था। दीक्षांत जी मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, हम भी इन्हीं दिनों से निकले हैं। लड़का लड़की के एक दूसरे को देखने के तरीके से पहचान जाते हैं उनके भाव। अभिमन्यु ने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, यहाँ बाप समझ गया भावों को, लेकिन एक बेटी है जो मानती ही नहीं। तभी दीक्षांत जी उसकी बात सुन हंस दिए और बोले, जो भी बात दिल में हो सामने वाले को बता देनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब होने लगते हैं। वही बाकी सब ये बातें सुनकर हैरान थे। निशा तो बस दीक्षांत जी को ही देखे जा रही थी। निशा के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। तभी अभिमन्यु मुस्कुरा कर बोला, अंकल जी, निशा किसे अच्छी नहीं लगती? ये तो हर दिल पर राज करने वाली लड़की है। जो भी इसके पास होगा इसे अपना बनाना चाहेगा। अभिमन्यु का जवाब बहुत चतुराई भरा था। उसे सुनते ही निशा शर्मा गई और दीक्षांत जी के चेहरे पर हंसी की लंबी लहर दौड़ गई।
इसके पहले कि वो कुछ कहते, अभी ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए अंकल जी, टाइम हो रहा है। अभी की बात सुनकर दीक्षांत जी ने आंखें ऊंची करते हुए कहा, अगर ठहरते तो अच्छा लगता बेटा जी। अभी ने अपनी मजबूरी जाहिर की, माफी चाहूंगा लेकिन मुझे जाना होगा अंकल जी। अभी के जाने की खबर से निशा भी नाराज थी, मगर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी को ज्यादा रोकेगी तो वो बात कहीं से कही जा सकती है। तभी निशा को दीक्षांत जी और उनके लोन के बारे में खबर मिली। वैसे सभी ने निशा से इस बात को छिपाना चाहा था, लेकिन न जाने कैसे दिशा के मुंह से इस बारे में बात निकल गई। ये सुनते ही निशा तो जैसे लाल हो गई। उसे फौरन दीक्षांत जी से इस बारे में बात करनी थी। अभी के जाने के बाद निशा अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ गई। आज उसे दीक्षांत जी से कुछ बहुत बड़ी नाराजगी जाहिर करनी थी। क्या होगा जब दीक्षांत जी से उनके सच के बारे में बात करेगी निशा? क्यों अपनी नाराजगी बयां करना चाहती थी निशा? क्या सबको अभी और निशा के रिश्ते की जानकारी पता चल जाएगी, या सच में तय कर दी जाएगी निशा की कहीं और शादी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 74, शुरुआत। अचानक क्या मुसीबत आन पड़ी पापा? आप लोन ले रहे हैं? सभी एक साथ दीक्षांत जी के पास गए और निशा ने जाते ही सवाल पूछ लिया। दीक्षांत जी पहले तो कुछ समझे नहीं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया कि अभिमन्यु ने ही ये बहाना बनाया है। निशा का भ्रम कायम रखने के लिए दीक्षांत जी ने एक गंभीर अंदाज में कहा, तेरी शादी के लिए। निशा ने ये सुन खींच कर कहा, कौन सी शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? सभी उसकी बात सुन चौंक गए। माधुरी जी ने कहा, तेरी और अजित की शादी पुत्र। निशा को ये सुनकर बस अब चक्कर ही आना रह गया था। उसने कहा, तुसी बिना मेरे तो पूछे कि वे हाँ कर सकते हो? तभी हरप्रीत जी बोली, बेटा तेनू जीते ने दसिया नहीं। निशा ने ना में सिर हिला दिया, लेकिन तभी उसे याद आया जब वो उसे एयरपोर्ट से अपने घर लेकर गई थी, तब शादी वाला मजाक अजित ने किया था। निशा को अब समझ आ गया कि वो मजाक नहीं सच था। हरप्रीत जी फिर आगे बढ़ी और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, कोई गल नहीं, उनते पता लग गया ना। निशा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, जिसे उसने झट से छुपा लिया था। तभी वहां डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने कहा, हुण प्लीज तुसी पेशेंट नु आराम करने दियो। सभी डॉक्टर की बात सुन बाहर आ गए। समय होता देख बाकी तीनों घर चले गए और निशा और दिशा वहीं रुक गई। निशा बाहर चेयर पर बैठ गई। उसने पीछे दीवार से सिर लगा लिया। उसके दिमाग में उसकी और अजित की शादी की ही बात चल रही थी। दिशा उसके पास बैठी और बोली, क्या हुआ दी, आप परेशान हो? निशा उसकी बात सुन फीकी तरह से मुस्कुरा कर बोली, नहीं, बस थकान है। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दिशा मुस्कुरा कर बोली, अच्छी चल रही है। अच्छा दी, वो कुछ पूछना था। निशा ने उसे इशारे से पूछने को कहा, वो जो आपके बॉस है वो मैरिड है? निशा उसकी बात सुन उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुझे उससे क्या लेना देना? दिशा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, सोचा अगर चांस है तो मार लूं। निशा उसकी बात सुन गुस्से से बोली, दिशा स्टे इन योर लिमिट्स, वो मैरिड है। दिशा ने मुंह बनाकर कहा, ओके, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो आपके ही पति हो। उसकी बात सुन निशा उसे बिना किसी भाव के देखने लगी। दिशा ने फिर उसे गले लगा लिया। निशा बस इस पर हल्के से मुस्कुरा दी। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। उसने मन ही मन कहा, ऐसा भी क्या है मिस्टर मित्तल में जो हर कोई उनका दीवाना बन जाता है? वहां वो दिव्या और यहाँ मेरी अपनी बहन। उफ। अगले दिन दीक्षांत जी घर आ चुके थे। अजित भी पहुंच गया था। निशा किचन में सभी के लिए चाय बना रही थी। उसका मूड ऑफ था क्योंकि उसने अभिमन्यु को बहुत कॉल्स किए थे, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई थी। फिर वो चाय कप में डालकर लेकर आती है। अजित को तो वो फुल इग्नोर कर रही थी। वो अभी अपने चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि हरप्रीत जी बोली, अरे निशा अजित, जाओ तुम दोनों बातें करो, क्या यहाँ बूढ़ों में बैठे हो? तभी दिशा बोली, अरे आंटी, बूढ़ों में तो मैं भी बैठी हूँ, फिर मुझे भी जाना चाहिए। उसकी इस बात पर हरप्रीत जी कुछ बोल ना सकी, लेकिन माधवी जी गुस्से से बोली, दिशो। दिशा का मुंह बन गया। बाकी सब मुस्कुरा दिए। निशा अजित के साथ लॉन में आ गई। लॉन में आते ही निशा ने अपना और उसका चाय का कप टेबल पर रखा और फिर एक घूसा सीधा उसके पेट में मारा। अचानक हुए इस हमले से अजित हड़बड़ा गया और भागने लगा, लेकिन निशा ने उसके पैरों के आगे अपना पैर रख दिया और फिर गिर गया। उसके गिरते ही निशा भी वही लॉन में घास पर बैठकर उसके पेट में फिर से मारते हुए बोली, कुत्ते कमीने, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? अजित निशा के हमला करते हाथों को पकड़कर खुद को संभालते हुए बोला, कब छुपाया? बताया तो था, याद कर ले। बोला था मैंने जब तू रात को वहां रुकी थी, भूल गई क्या? निशा ने खींच कर कहा,
लेकिन तूने तो कहा था कि वो मजाक है। अजित ने उसके हाथ छोड़कर नजरें चुरा कर कहा, हाँ वो तेरी शक्ल देखकर कहा कि मजाक है। फिर उसकी तरफ देखकर, लेकिन अब तू क्या करेगी? निशा ने अपना चाय का कप पकड़कर कहा, वही सोच रही हूँ, बस 3 महीने की बात है, फिर तलाक हो जाएगा। अजित ने उत्सुक होकर कहा, फिर हमारी शादी? निशा ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, अगर ये शादी ना हुई होती तब भी मैं तेरे साथ शादी ना करती। अजित उसकी बात सुन उदास हो गया और बोला, क्यों, क्या कमी है मुझ में? निशा प्यार से बोली, नहीं पागल, कोई कमी नहीं है तुझ में, बल्कि तू तो नो डाउट बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा सिर्फ दोस्त माना है। मैं तुझे और खुद को लेकर कभी शादी से रिलेटेड नहीं सोच सकती। क्यों कॉम्प्लेक्स करना इस सिंपल सी दोस्ती के रिश्ते को? अजित कुछ नहीं बोला। कुछ पलों बाद चाय पीकर अजित ने निशा से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो? निशा ने आराम से कहा, किससे? अजित ने कहा, मिस्टर अभिमन्यु मित्तल। निशा उसकी बात सुनकर किन्हीं ख्यालों में गुम गई। उसके सामने अभिमन्यु के साथ बिताए पल आने लगे, जब वो लड़े थे, जब वो करीब थे, और अब जब अभिमन्यु ने उसे सपोर्ट किया। सब याद करके उसके होठों पर बेख्याली में मुस्कान आ गई। अजित ने जब उसकी मुस्कान को देखा तो वो उठकर चला गया, जैसे उसे उसका जवाब मिल गया हो। निशा उसके इस तरह से जाने से सकपका गई। वो भी उठकर उसके पीछे चली गई। अंदर हॉल में आकर अजित ने कहा, आंटी, अंकल, मॉम, डैड, मैं निशा से शादी नहीं करना चाहता। उसकी इस बात को सुन हरप्रीत जी कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, पर अजित तूने खुद। अजित ने उन्हें टोकते हुए कहा, मॉम, फिर आंखों से ही आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आंटी, अंकल, फिर वो दीक्षांत जी और माधवी जी की तरफ मुड़ा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी पीछे से निशा आई जिसने सब सुन लिया था। वो बोली, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। जब दोनों का ही यही जवाब था तो कोई कुछ नहीं बोला। दीक्षांत जी फिर अजित से बोले, कोई बात नहीं, पर फिर भी तुम मेरे बेटे हो। अजित उनकी बात सुन मुस्कुरा कर बोला, वो तो अगर आप ना भी बोलते तब भी रहना था। फिर अजित अपने माँ बाप के साथ कुछ देर बाद निकल गया। गाड़ी में बैठते ही हरप्रीत जी ने नाराज होते हुए कहा, अजित, ए कीसी, तू आपे पहला कहा सी कि रिश्ता लेके जान लेते हुन तू आपे मुकर गया। अजित कुछ नहीं बोला। हरप्रीत जी उसके इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो शुरू से ही निशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वहीं निशा के घर पर माधवी जी निशा पर गुस्सा हो रही थी। माधवी जी बोली, निशा, क्या पागलपन है ये? इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकराता है? निशा कुछ नहीं बोली, लेकिन दीक्षांत जी बोले, माधवी, निशा बहुत काबिल है, कोई गल नहीं जी, ये रिश्ता चला गया और हो जाएंगे। माधवी जी कुछ नहीं बोली। फिर दीक्षांत जी ने उसे कल मुंबई के लिए निकलने के लिए रेडी होने को कहा। निशा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन दीक्षांत जी उसे जाने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। रात भर निशा दीक्षांत जी के साथ बातें कर रही थी। अगली सुबह 8 बजे वो लुधियाना एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर उसने अपने जाने की टिकट रात को ही बुक कर ली थी। वो अभिमन्यु को बताना चाहती थी, लेकिन वो उसके कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, उसे लगा उसके साथ अभिमन्यु है। उसने जैसे दाई तरफ देखा तो वहाँ अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु को देख वो चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, आप? अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के सामने देखते हुए कहा, तुम आई मेरे साथ थी तो जाओगी भी मेरे साथ ही। निशा अभी भी हैरान सी अभिमन्यु को देख रही थी। अचानक कैसे आ गया था अभिमन्यु? क्या निशा और अभिमन्यु साथ में ही जाएंगे? क्या खुल जाएगा निशा और अभिमन्यु की शादी का राज? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 75। आप यहाँ कैसे? जैसे निशा ने अपनी दाई तरफ मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और अचानक ही वो बोल उठी। अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के सामने देखते हुए कहा, तुम आई मेरे साथ थी तो जाओगी भी मेरे साथ ही। अभिमन्यु की ये बात सुनकर निशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ भी नहीं बोली। निशा ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने हाथ पीछे कर लिया। दोनों फिर अंदर जाकर सीधा अपने जेट की तरफ बढ़ गए। जेट में आकर निशा ने अभिमन्यु से कहा, आप नाराज है? अभिमन्यु ने अपना लैपटॉप लेकर बिना किसी भाव के कहा, नहीं तो, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी ही बीवी की शादी की बात चल रही है। बहुत जल्द वो किसी और की बीवी होगी। निशा उसके पास बैठकर बोली, लेकिन वो तो अब कैंसिल हो गई। अब तो नाराजगी खत्म करिए, अब मैं आपकी ही बीवी रहने वाली हूँ। उसकी इस बात को सुन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जो झट से चली भी गई। उसने उसकी तरफ अपना चेहरा किया और उसकी आंखों में गहराई से बहुत इंटेंसिटी के साथ देखते हुए गंभीरता से कहा, तो मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है आपको मिसेस मित्तल, या बस यूं ही मेरी नाराजगी की बात कर रही है?
उसकी इस बात को सुन वो सकपका गई और जैसे ही वहां से उठने लगी, अभिमन्यु ने एक हाथ पकड़कर उसे खींचकर बिठाते हुए कहा, बोलो भी अब, फर्क पड़ता है या नहीं? निशा ने चिढ़कर अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, आप नाराज ही रहिए, ठीक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे छोड़िए, अब मैं भी देखती हूँ कब तक चलती है ये नाराजगी। अभिमन्यु गंभीरता से बोला, सोच लो। निशा ने खींचते हुए कहा, सोच लिया, बहुत अच्छे से सोच लिया। उसके इन शब्दों को सुन अभिमन्यु ने उसका हाथ छोड़ दिया। निशा वहां से सीधा बाथरूम में गई। उसके जाते ही अभिमन्यु हंसकर बोला, मिसेस मित्तल, अगर खुद आकर आपने मुझे ना मनाया तो मैं भी अभिमन्यु मित्तल नहीं। अब देखती जाओ मेरी नाराजगी तुम्हें कैसे तंग करती है। वही निशा बाथरूम में आकर अपना मुंह धोती है और शीशे में अपना अक्स देखते हुए कहती है, मेरी तरफ से जितना मर्जी नाराज रहे, मैं नहीं मनाने वाली। अब देख ही लेती हूँ कि ये कब तक ऐसे ही मुंह फुलाए घूमते हैं। अच्छा ही है, नाराज रहेंगे तो कम से कम वैसी हरकतें तो नहीं करेंगे जिनसे मेरी सांसें थम जाती है। फिर वो बाहर आती है और अभिमन्यु के सामने वाले सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगती है। कुछ देर में वो वही फोन चलाते हुए सो गई। अभिमन्यु चाहे अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान निशा पर अब भी था। जैसे ही अभिमन्यु को लगा कि वो सो गई है, उसने अपना लैपटॉप साइड पर रखा और निशा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे बेडरूम में ले गया और उसे लिटा दिया। उसने उसके पैरों से उसके सैंडल्स निकालकर ब्लैंकेट से उसे कवर किया। फिर उसके पास बैठकर उसे एक टक निहारने लगा। उसने उसके चेहरे पर आ रही जुल्फों को पीछे किया और उसके गाल पर किस कर दिया। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। फिर वो वही लैपटॉप लेकर बैठकर काम करने लगा। निशा भी रात को ना सोने के कारण अब गहरी नींद में जा चुकी थी। कुछ घंटों में वो दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन निशा अभी भी नहीं उठी थी। अभिमन्यु ने उसे आवाज देते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन निशा नहीं उठी। ये देख अभिमन्यु ने उसे बाहों में उठा लिया और वैसे ही जेट से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। उसके गार्ड्स ने उसे चारों तरफ प्रोटेक्ट कर लिया था, जिस कारण कोई भी उन्हें नहीं देख पाया। अभिमन्यु की गाड़ी वहां मौजूद थी, तो वो सीधा उसमें बैठा और गाड़ी गायत्री भवन की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में निशा की नींद टूट गई थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और पूछा, मुझे उठा देते? अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, की थी कोशिश, लेकिन तुम तो हाथी घोड़े बेचकर सोई थी, तो कैसे उठती? नींद में सुध-बुध भी रहती है तुम्हें जरा भी? उसकी बात सुन निशा ने मुंह बना लिया और मन ही मन कहा, सड़ू। कुछ देर में गाड़ी गायत्री भवन पहुंच गई थी। दोनों घर के अंदर गए। इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे थे। तो अभी घर में अनीश जी और अभिराज जी मौजूद नहीं थे। हॉल में गायत्री जी, सुहानी जी और आरुषि ही थे। आरव अपने दोस्तों के यहाँ गया हुआ था। जैसे ही उन्होंने निशा और अभिमन्यु को देखा तो सब खुश हो गए। दोनों ने आगे बढ़कर गायत्री जी और सुहानी जी के पैर छुए। सुहानी जी ने निशा से पूछा, निशा, अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? निशा ने कहा, माँ अब वो बेहतर है। गायत्री जी बोली, वैसे कुछ भी कहो निशा, तुम्हारे बिना अब इस घर में रौनक ही नहीं रहती। निशा मुस्कुरा दी। सुहानी जी ने कहा, तुम दोनों ऊपर जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कहलवाकर तुम दोनों के लिए चाय पानी भिजवाती हूँ। दोनों सिर हिलाकर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते ही निशा बाथरूम में घुस जाती है, तो अभिमन्यु आरव के बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अभिमन्यु कमरे में आता है तो पाता है कि मेड चाय टेबल पर रख कर गया था। निशा चाय पीते हुए साथ में फोन चला रही थी। उसकी नजर जब निशा पर पड़ती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। उसने वहां से मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी उठा ली और निशा की तरफ बढ़ गया। उसने उन दोनों चीजों को टेबल पर रखा और फिर निशा के हाथ से फोन लेकर उसे भी वहां रख दिया। निशा सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने उसकी उन सवालिया नजरों को नजरअंदाज किया और मंगलसूत्र लेकर उसे पहनाने लगा। जब वो पीछे से मंगलसूत्र का हुक बांध रहा था तो वो उसके बहुत करीब था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास लाया हुआ था, जिस कारण निशा अपनी गर्दन पर अभिमन्यु की सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। उसने बेचैनी में अपने कुर्ते को अपनी मुट्ठी में कस लिया और आंखें बंद कर ली। फिर अभिमन्यु हुक बंद करके उससे दूर होता है। जब उसकी नजरें निशा के लाल चेहरे और मुट्ठी में कसे कुर्ते पर पड़ी तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने सिंदूर की डिब्बी से थोड़ा सा सिंदूर लिया और निशा की मांग में भर दिया। ये एहसास होते ही वो अपनी आंख खोल लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों ही अब एक दूसरे में खो चुके थे। दोनों की ही आंखों में अब एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। तभी निशा का फोन बजता है। उससे दोनों ही होश में आते हैं। अभिमन्यु झट से उससे दूर हो जाता है और सिंदूर की डिब्बी वापस उसी जगह पर रख देता है। वहीं निशा को पता चलता है कि फोन शिखा का है। ये देख वो फोन और चाय का कप लेकर बालकनी में चली जाती है। उसके जाने के बाद अभिमन्यु मन ही मन बोला, मिसेस मित्तल के पास जाते ही न जाने कहाँ खो जाता हूँ। रात के 12 बज रहे थे। निशा और अभिमन्यु अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अभिमन्यु का फोन बजा, जिससे दोनों ही डिस्टर्ब हो गए। अभिमन्यु ने चिढ़कर निशा से कहा, मिसेस मित्तल, उठाइए आपका फोन। निशा ये सुन अपना फोन देखती है।
तो कहती है, आपका फोन बज रहा है, और फिर बेड के साइड के लैंप ऑन कर देती है। अभिमन्यु इतना सुन खींचा हुआ उठता है और अपना फोन उठाता है। अभिमन्यु ने खींचे हुए ही पूछा, कौन है? सामने से कुछ कहा गया जिसे सुन अभिमन्यु झट से उठा और उसने फोन काट कर अपने दराज से गाड़ी की चाबी ली। तभी निशा ने कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु बोला, चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम जाकर मॉम और डैड को बुलाकर लाओ। उसकी बात सुन निशा सिर हिलाकर उठती है और कमरे से बाहर जाकर अनीस जी और सुहानी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा अनीस जी खोलते हैं। निशा को इस वक्त वहाँ देख वो परेशान लहजे में कहते हैं, निशा तुम इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? निशा उन्हें सब बताती है। सब सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अभी से कहो कि मैं भी आता हूँ। निशा सिर हिला देती है। अभिमन्यु अभी हॉल में ही आया था। निशा उससे कहती है, पापा भी आ रहे हैं। अभिमन्यु सिर हिला देता है। कुछ ही देर में अनीस जी आते हैं और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। क्या रात के 12 बजे आया ये फोन सही था? क्या बच पाएगी अभिमन्यु के चाचा की जान? इस हार्ड टाइम में परिवार को कैसे संभालेगी निशा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।